जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड के पहले एक्सरसाइज नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से विभाजित हो। मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जिसमें 17 से भाग लग जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? तो 5 बार हम लोग 9 को लिख लेंगे और इसमें हम लोग 17 से भाग लगा देते हैं। अब 17 से भाग लाएंगे और हमें ये देखना है कि शेष कितना आएगा। तो इसमें भाग लगाते हैं, 17 × 25 हो जाएगा 85। हमें भागफल से कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ शेष से काम है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 रख लेते हैं। 17 8 136 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, फिर से ये 9 लेके आ जाते हैं। 17 8 लगा लेते हैं, फिर से 136 क्या आ जाएगा 3, फिर एक बार और आखिरी में 9 आ जाएगा। 17 दूना 34। शेष हमारा क्या मिला? तो शेष हमारा मिला 5। अब ध्यान से समझना है, अगर हमसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछने में क्या होता है ना, ये जो शेष है इस शेष को हम लोग क्या करते हैं, इस बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर घटा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सोचे जोड़ने वाली बातें अगर सोचते हैं तो इसमें अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो 5 अंकों का रहेगा नहीं। इसलिए हमेशा यहाँ पर इन संख्या में क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाने वाली संख्या क्या होती है? तो घटाए जाने वाली संख्या होती है शेष। तो इसमें अगर यही हमसे जोड़े जाने वाली संख्या अगर रहता है दूसरे किसी सवाल में, तो जोड़े जाने वाली संख्या के लिए पहले भाजक माइनस शेष करते हैं। 17 में से पहले 5 माइनस करते हैं तो आता 12, तब इस संख्या को जोड़ते हैं। लेकिन वो सवाल तो हमसे पूछा नहीं, हमसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो 5 अंकों का रहेगा नहीं, इसीलिए इसमें घटाई जाने वाली संख्या लगेगा। और घटाई जाने वाली संख्या क्या होती है? शेष। तो इसमें 99,999 में हम लोग क्या करते हैं, शेष 5 को माइनस कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा? 99,994। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इसको बिना कलम पेपर के भी हम लोग बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक गांव में पुरुष एवं महिला का अनुपात 5:3 है तो हम कहेंगे पुरुष है 5 और महिला है 3। हम यहाँ आते हैं तो ये कह रहा है पुरुष की संख्या 800 है, अनुपात में पुरुष की संख्या 5 है, तो हम कहेंगे ये 5 बराबर है किसके? 800 के। अगर 5 बराबर है 800 के, चलिए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, इसको मिटाकर। हम ये कह रहे हैं कि पुरुष का संख्या अनुपात के हिसाब से 5 है और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 800 है, तो हम कहेंगे ये 5 बराबर है 800 के। चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 16 × 25 80। एक बराबर किसके हो गया? एक बराबर 160 के। तो हमसे पूछा है महिलाओं की संख्या बताएं, तो महिलाओं की संख्या 3 था ना, एक बराबर 160 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 16 × 48 480 के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 आता है। कह रहा है कि एक संख्या कौन सा है पता नहीं, और उस संख्या में अगर उसी संख्या को जोड़ दें साथ ही साथ 5 को जोड़ दें तो क्या आता है? हमें 17 आता है। बराबर में 17 रख लेते हैं। x + x हो जाएगा 2x, प्लस 5 को इधर भेज देते हैं, -5 हो जाएगा। 17 में से 5 चला जाएगा, क्या मिलेगा? 12, और 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो x का मान क्या आ गया? 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर सवाल। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या कौन सी है? मतलब ये है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है और उसमें 4 से भाग लगना चाहिए। सबसे पहली नंबर बात है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 होता है। ये कह रहा है 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए तथा 4 से भाग भी लगना चाहिए। तो 4 के विभाजकता का नियम क्या है? अंत वाले 2 संख्या को सिर्फ चेक करते हैं, अगर उसमें भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। तो अगर इस चौथे ऑप्शन को देखिए, अंत में 0 6 है और 0 6 का मतलब सिर्फ 6 में क्या 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं अंत में क्या है, तो 0 4 है, 4 में 4 से भाग लग रहा है, तो ये उत्तर हो सकता है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है
और 0 2, 0 2 का मतलब 2 है, 2 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, 2 में कभी 4 से भाग लगेगा, 2 में कभी 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी तो होने से रहा। और अंत में अगर 2 जीरो हो ना, अंत में कम से कम अगर 2 जीरो है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो हमारे पास दो संख्या मिला 4 से विभाजित, एक 1000 और 1004। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बताना है, तो 1000 और 1004 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 5 नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 23 से पूर्णतः विभक्त हो। अभी तुरंत हम लोग पहले नंबर सवाल में देखे थे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 बार जीरो लगा लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 23 से बोला है ना, तो 23 से हम भाग लगा देते हैं। तो 23 चौके हो जाएगा 92, शेष बच गया 8, फिर 23 तिया 69, शेष बच जाएगा 11, फिर 1 जीरो और आ जाएगा, फिर 23 चौके लगा लेते हैं 92, तो बचेगा क्या, 10 में से 2 गया 8, मेरे पास बचा क्या, शेष बच गया 8। अब ध्यान से समझना है, सॉरी शेष बचेगा 18, सॉरी शेष बचेगा 18। अब हमसे पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। ध्यान से समझना है, अगर हम इसमें कुछ भी घटाए जाने वाले कंडीशन को लगाते हैं, अगर एक भी इसमें घटाते हैं तो क्या ये 5 अंक का रहेगा, नहीं रहेगा। तो इससे पता चलता है कि इसमें जोड़े जाने वाली कंडीशन लगेगी, और जोड़े जाने वाली संख्या क्या होता है, तो भाजक माइनस शेष होता है जोड़े जाने वाले संख्या। 23 में से 18 हम लोग माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 5, तो जोड़े जाने वाली संख्या क्या है 5, तो 10,000 में 5 हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 10,005, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है। तो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसे ध्यान में रखना है, प्राकृत संख्या के योग का सूत्र n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। इससे हमारा कई सारा सवाल आगे भी सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। ये कह रहा है दो संख्याओं का जो योग है, हाँ, दो संख्याओं का जो योग है ना a प्लस बी, ये जो योग है उनके अंतर का मतलब होता है माइनस बी, a माइनस बी, अंतर के योग का 2 गुना है। मतलब अच्छा सिंपल सी बात है, अगर हम सोचे इस दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, तो योग वाला बड़ा होगा। इस दोनों को बराबर करना है, अगर इस योग वाले में ही 2 से गुना कर दे, इस वाले में ही 2 से गुना कर दे तो और बड़ा हो जाएगा, जबकि इस दोनों को तो हमें बराबर करना है। तो अपोजिट साइड में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा। और उसमें भी ये कह रहा है कि उसमें से एक संख्या 10 है, तो कोई भी एक संख्या हम लोग 10 रख लेंगे, दूसरा संख्या निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 2 को a से गुना करते हैं तो 2a, माइनस 2 को इस 2 को b से गुना करेंगे तो 2b, फिर प्लस a को इधर तरफ लेके आ जाते हैं, माइनस a हो जाएगा, 2a में से एक a निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा a। अब माइनस 2b को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 2b इधर आके बन जाएगा प्लस 3b। तो a और बटे b क्या मिल जाएगा, तो 3 यहीं रहेगा, a के साथ में यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे आ जाएगा 1। तो a बटे b हो गया 3/1, मतलब एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या 3 है। हमसे क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 10 हो, अब इस दोनों में से कोई एक संख्या 10 है, अगर हम 3 बराबर 10 के करते हैं तो अगर 3 बराबर 10 करते हैं तो 3 से तो 10 कटेगा नहीं, तो ऑप्शन तो हमारा सारा सीधा सीधा है। तो हम एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं 10 के बराबर, एक बराबर अगर 10 के तो दूसरी संख्या कितनी है 3, एक बराबर 10 के तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम चाहते तो इस ऑप्शन बाय ऑप्शन भी इसको बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है 8वें नंबर सवाल, चलिए 8वें नंबर सवाल पे आते हैं कि दो संख्याओं का योग 18 है और गुणनफल 30 है, तो संख्या कौन सी है। ऑप्शन को देखें तो दो संख्या दे रखा है, कह रहा है ऐसा दो संख्या लेना जिसको जोड़ने पर 11 है और गुना करने पर 30 है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो 11 आ रहा है, गुना करते हैं तो 30, यही हमारा पहला ही मिल जा रहा है। और भी चेक कर लेते हैं, 8 3 11 लेकिन गुना करते हैं तो 24, 7 4 11 लेकिन गुना करते हैं तो 28, 9 2 11 लेकिन गुना करते हैं तो 18 आता है। तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का योग 95 है ना, एक संख्या अगर ए मानते हैं और दूसरा संख्या बी मानते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 95। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, अधिक हो या कम हो ये समझना है, दोनों के बीच का अंतर दे रखा है, अंतर कितना है, तो 15 का हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, एक भी प्लस में एक भी माइनस में कैंसिल हो जाएगा। फिर इस दोनों को भी जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10, 9 10 1 11, और ए 2 से 110 कट जाएगा 55 बार में, तो संख्या क्या निकल कर आ गया, 55। और दूसरी संख्या जब दोनों मिलाकर 95 है, उसमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, इसको माइनस कर लेते हैं, दूसरा संख्या होगा 40। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या बताओ, एक संख्या 55 एक संख्या 40, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सवाल है, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो वो संख्या क्या है। मतलब एक संख्या और उसका उल्टा दोनों को जोड़कर 17 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, इसको अगर जोड़ते हैं तो 25 25 एक 26/5 आया, ये तो होगा नहीं। इसको जोड़ते हैं 4 चौके 16 एक 17/4, 17/4 आ रहा है ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4 एक 5/2 नहीं होगा, 6 के 36 एक 37/6 आएगा, जबकि आना है 17/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है, 8961 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी हम लोग दो सवाल कर रखे हैं, कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाने वाली कंडीशन जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भाग लगाते हैं और शेष निकालते हैं। और जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होता है, तो भाजक माइनस शेष होता है जोड़ी जाने वाली संख्या। तो सबसे पहले हम लोग शेष निकाल लेते हैं और फिर भाजक में माइनस कर लेंगे, और हमसे सिर्फ वही पूछा है कि जोड़े जाने वाली संख्या निकालना है। तो 84 में से हम लोग भाग लगा लेते हैं 8961 में। चलिए तो एक बार में आ जाएगा 84, 9 में से 4 गया 5, और ये 56। अब तो लगेगा नहीं, एक और भागफल से में काम भी नहीं है, इसे लगाते तो यहाँ 0 आता। फिर 8 सत्ती 56, 6 बार में लगा लेते हैं, 6 चौके 24 का 4, बाकी 2, 8 छके 48 और 2 हो जाएगा 50, तो 7 4 11, और यहाँ पर आ गया 57, शेष आ गया 57। और जोड़ी जाने वाली संख्या के लिए भाजक माइनस शेष कर लेते हैं, तो 84 में से 57 को माइनस कर लेते हैं, 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 5 गया 2, तो क्या आ गया, जोड़ी जाने वाली संख्या 27। यही हमसे घटाए जाने वाली संख्या पूछा जाता तो सिर्फ और सिर्फ शेष ही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा 12 नंबर सवाल है, वह छोटा से छोटा अंक ज्ञात करे जो 21 42 72 96 से विभाजित हो पर कुछ शेष नहीं बचता हो। मतलब एक ऐसा संख्या बताना है जिसमें इन चारों से भाग लग जाए, तो ऐसा संख्या इसका एलसीएम होगा, जिसमें इस चारों से भाग लग जाए, तो इन चारों संख्या का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम आप लोग जिस मेथड से निकालना चाहें एलसीएम निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है, 3 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये कह रहा है 3 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 100 में तो 3 से भाग लगेगा नहीं, 100 के बाद होता है 101, इसमें भी नहीं लगेगा, 101 के बाद 102, 102 में 3 से भाग लग जाता है। 3 के विभाजकता का नियम क्या है, तो अंकों का योग 2 1 3 हुआ, और 3 + 0 3, 3 में 3 से भाग लग गया, तो इस पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 से विभाजित होने वाला 102। लेकिन अगर हम आए तो 102 तो ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। साथ ही साथ अगर हम देखें, एक ऑप्शन 111 भी दे रखा है, 111 में भी 3 से भाग लग जाता है। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो इनमें से आंसर तो 102 होगा, 102 तो हम उत्तर कर सकते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित है। लेकिन अगर बाय ऑप्शन चले, इस बुक के हिसाब से चले, तो ये ऑप्शन ए लिया है, 111 लिया है, 102 नहीं है, इस वजह से ये 111 लिया है। बाकी अगर एग्जाम में आए तो हमें सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित हो, हमें 102 ही लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। अभी तुरंत हम लोग 12 नंबर सवाल में देखे थे, 9 और 6 से विभाजित होने वाले संख्या कौन सी होगी, तो इसका एलसीएम होगा। 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 12 है, गुणनफल 325 है, तो
संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल सी बातें हैं, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का अंतर 12 है। ये a माइनस बी जो है ना, दो संख्याओं का अंतर दे दिया है 12। फिर ये क्या है, उनका गुणनफल 325 है। गुणनफल a गुना b दे दिया है 325। तो कह रहा है कि इसका योग बताओ भाई साहब, इसका योग बताना है। a प्लस बी हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 325 है ना, ऐसा दो संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। ऐसा कोई दो संख्या जिसको गुना करेंगे तो 325 आएगा और दोनों संख्या को घटाएंगे तो 12 आएगा। अगर हम इसके जनरल मेथड से चलें तो कई सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग जगह खाली कर लेते हैं। चलिए, 325 गुणनफल 325 है ना, एक काम करते हैं 325 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 से लगेगा ये 6 पचे 30 और पचे 25, फिर 5 से लगा देते हैं 13 बार में। अगर हम देखें यहाँ पर पचे 25 और 13, 25 और 13 को गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 325 मिलेगा। 25 में से 13 को माइनस कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। मतलब श्योर हो गया कि वो संख्या कौन सा है, एक संख्या है 25 और एक संख्या है 13। तो हमसे पूछा है भैया कि इसका योग बताओ, तो 25 और 13 क्या हो जाएगा, 38। हमारा उत्तर बी हो जाएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व, लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग बताना। अब इसमें क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, a गुना b दिया है 120। नेक्स्ट में आते हैं, और उनके वर्गों का योग a प्लस बी, सॉरी वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है 289। तो हमसे पूछा है कि भाई साहब संख्या बताओ, संख्याओं का योग बताओ, ए प्लस बी बताओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा गुणनफल 120 बहुत सारी संख्याओं का हो सकता है। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और बराबर में कितना दे रखा है, 289, तो रख लेते हैं 289। अब माइनस 2ab, ab की जगह तो हम लोग 120 यूज़ कर लेंगे। 120 गुना 2 कितना हो जाएगा, 240 माइनस 240। अब माइनस 240 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 240। तो क्या आ जाएगा, 9 8 4, ये 9 8 4 12, 529। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया 529। स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो रूट बन जाता है। 529 का रूट क्या हो जाएगा, 23। तो ए प्लस बी का मान क्या निकल कर आ गया, 23, और हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल ये कह रहा है, दो संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्या क्या होगा। इसको ऐसे बाय ऑप्शन बनाते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, सारे ऑप्शन को देखें तो सारे ऑप्शन में दोनों संख्याओं का योग 8 है, इसे तो उत्तर नहीं निकलेगा। उनके संख्याओं का जो जोड़ है ना, दोनों संख्याओं का जो जोड़ है 8 जो है, अंतर का चरगुना है। अंतर कितने का है, अंतर है 6 का। क्या ये 6 का चरगुना है 8, नहीं है, ये तो नहीं होगा। फिर योग तो 8 है ही, और अंतर दोनों का कितने का, अंतर है 4 का। क्या 4 गुना है, नहीं 2 गुना है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं, योग तो 8 है और अंतर कितने का है, 5 और 3 का अंतर 2 का है। क्या इसका 4 गुना है, हाँ बिल्कुल 4 गुना है। 2 8 का 4 गुना है 8 2 का 4 गुना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाय ऑप्शन हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल में आते हैं, और आने से पहले थोड़ा जगह खाली करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। दो संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 40 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, अच्छा दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल
एक बात बताना, अगर एक संख्या हम लोग a मानते हैं, दूसरा संख्या b मानते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है। व्युत्क्रम होगा 1/a प्लस 1/b। अगर इसको ले a और b का एलसीएम हो जाएगा ab, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? b प्लस a, भिन्न का जोड़ है। अब देखते हैं b प्लस a का मतलब दोनों संख्याओं का योग, और योग हमें दे रखा है 20, और ए बी गुणनफल, और गुणनफल दे रखा है 40। 20/40, ये कट गया 2 बार में, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1/2। हमें अलग अलग संख्या निकालने की इस सवाल में जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा सवाल पूछे, व्युत्क्रम का योग पूछे, तो ये अलग अलग संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम लोग उत्तर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, एक संख्या ज्ञात करें जिसको 15 से गुना करने पर 196 अधिक हो जाता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कोई एक संख्या है एक, अगर उसमें 15 से गुना कर दे, एक में 15 से गुना करेंगे तो 15 ही होगा। तो बोल रहा है ये जो है ना 196 अधिक हो जाएगा। यहाँ कितना अधिक हुआ? तो यहाँ हुआ 14 अधिक हुआ, और सवाल से कितना अधिक बोल रहा है? तो 196 अधिक बोल रहा है। तो हम कहेंगे 14 बराबर 196 के, इसलिए 14 से कट जाएगा 14 बार में, एक बराबर क्या आ गया? 14। तो पूछा हुआ संख्या तो हम लोग एक माने थे ना, एक बराबर क्या आया? 14। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है, ध्यान से समझना है। एक संख्या जो है ना, दूसरी संख्या 40 से 4 कम है, 40 से 4 कम का मतलब कितना हो गया? 36, से 5 गुना बड़ा है, से 5 गुना बड़ा, 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 180। तो संख्या क्या है? 180 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? अब ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? तो n + 1/2 होता है। तो n की जगह क्या यूज करेंगे? 100 तक है ना, तो 100 + 1 101, 101 में 2 से अगर भाग लगा देते हैं तो 50.5, 50.5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि 200 एवं 300 के मध्य कितने ऐसे अंक हैं जो 13 से विभाजित हैं? तो हमसे 200 और 13 300 के बीच का पूछा है। काम करते हैं, 13 से एक बार 200 में भाग लगा देते हैं, ऐसे ही मुजवानी लगाते हैं। 13 एकम 13, बचा 7 70, 13 पचे 65। ये जो 15 आया है ना भागफल, शेष से कोई मतलब नहीं है। 15, इसका मतलब ये 1 से 200 तक में 15 संख्याएं जो 13 से विभाजित है। अब एक काम करते हैं, अब 300 में भी 13 से भाग लगा लेते हैं। 300 में 13 से भाग लगाएंगे, 13 दूना 26, बचेगा 4, 13 तिया 39। अब ये 300 में भाग लगाने का मतलब ये है कि 1 से लेके 300 तक में 23 ऐसे संख्याएं जो 13 से विभाजित हैं। हमसे तो ये 200 से 300 के बीच पूछा है, तो हमें इस 15 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस 23 में से 15 को हम लोग हटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 8। तो 200 से 300 के मध्य 13 से विभाजित होने वाले कितने संख्या हैं? 8 संख्या हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल क्या है? सवाल बहुत ही अजूबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 बिलियन बराबर होता है। अब 1 बिलियन किसके बराबर होगा? अब इंटरनेशनल सिस्टम है ये, इसको एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, फिर 1000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन। हमसे बिलियन में ही पूछा है ना, 1 बिलियन पूछा है, तो कितना जीरो आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो आ गया। इसका मतलब हो गया 10 पे पावर 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा 24 नंबर सवाल है, ए का योग व्युत्क्रम क्या है? योग व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा कर देना। ए के नीचे में नहीं कुछ है तो एक है, तो योग व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाता है? 1/a। अब बात तो ये है कि 1/a किसी ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ घातांक करने का लॉजिक लगाना होगा। तो a पर पावर -1, इसका मान क्या होता है? a पर पावर -1 का मान होता है 1/a। बाकी जब हम लोग घातांक करनी पढ़ेंगे तो इस चीज़ को सीख लेंगे। तो फिलहाल अभी हम ये, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा रहा 1/2 रहे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर -1 लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, -5
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -5 का अगला अंक कौन सा है। अगला अंक का मतलब क्या होता है, एक आगे। जैसे हम पूछे 2 का अगला अंक क्या होगा 3, 3 का अगला अंक क्या होगा 4, मतलब एक जोड़ देते हैं। तो -5 का अगला अंक हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब अगला अंक एक जोड़ देते हैं। तो -5 + 1 क्या हो जाता है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हुआ, 5 में से 1 गया 4 और बड़ी संख्या है 5, 5 के पहले माइनस का साइन, इसलिए उत्तर के साथ माइनस का साइन, -4 हो जाएगा। ये लॉजिक आपको बहुत आगे काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 में, शून्य है 1। तो शून्य एक कैसी संख्या है, तो शून्य अगर हम सिर्फ शून्य लिखे तो शून्य के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। ये क्या हो गया, ये हो गया ऊपर p और नीचे हो गया q। q तो 0 नहीं है ना, p/q के फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। शून्य क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि x तथा y एक सम संख्या है तथा z विषम संख्या है तो x + y + z क्या होगा। तो एक काम करते हैं, x और y बोला सम संख्या, एक काम करते हैं x = 2 लेते हैं, y = 4 लेते हैं और z बोला है विषम संख्या, कुछ भी 3 ले लेते हैं। देखते हैं तीनों का योग क्या आता है, 4 2 6, 6 3 9, 9 एक विषम संख्या है ना, इसका मतलब योग आएगा विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। बोल रहा है 3 विषम संख्या जोड़ना, कोई भी 3 विषम संख्या जोड़ लेते हैं, 1 3 और 5, क्या होगा 5 3 8 8 1 9, 9 क्या हो गया 9, तो एक विषम संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 29 नंबर सवाल, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब बात यह है 4 क्रमागत विषम संख्या है और औसत है 26। औसत का मतलब ये होता है कि वो संख्या एकदम बीच का है, क्लियर, तो एकदम बीच का, तो 26 हो जाएगा एकदम बीच का संख्या। अब 4 विषम संख्या, क्या 26 विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं है विषम संख्या। तो क्या उस चारों में इसकी 26 की गिनती आएगी, नहीं आएगी। तो 4 संख्या कहाँ होंगे, 2 संख्या इसके आगे होंगे, 2 संख्या इसके पीछे होंगे, तो बड़ी संख्या पूछा है। 26 के बाद का विषम संख्या कौन सा, 26 के बाद का विषम संख्या 27, 27 के बाद का विषम संख्या 29, हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 29, ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल है 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुना जैसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं। चलिए इस सवाल को समझते हैं, 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज है, मतलब 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो। अगर हम ये देखें 1000 से कम, पहले तो 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है। 11 के बाद जाते हैं, 11 का गुणज अगला कौन सा होगा 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। फिर आते हैं 11 का अगला गुणज होता है 33, 33 का स्क्वायर करते हैं तो 33 का स्क्वायर तो 1089 होता है। ये बोला है कि भैया 1000 से कम होना चाहिए, तो 1000 से कम में तो 2 ही पूर्ण वर्ग संख्या आते हैं ना 11 के गुणज में, 1 और 2, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल ये है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या, तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है उसका योग 87 दिया है, बीच वाला संख्या। हम जानते हैं औसत क्या होता है, औसत बीच वाला संख्या होता है। भाई औसत निकालने के लिए योग में संख्या से भाग लगाते हैं। भैया जी जब योग आपको 87 दे ही दिया है और 3 संख्या दे ही दिया है तो हम इसमें भाग लगा देते हैं, 3 दूना 6 और 9 तिया 27, तो और ये औसत जो आता है एकदम बीच वाला आता है, वही हमसे पूछ रहा है, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर दे, मतलब 4 प्राकृत संख्या लेना है और उसका गुणनफल विभक्त करेगा किसको, 4 प्राकृत संख्या शुरू से लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 ही बोला है ना, 4 तिया 12 12 24, 24 24 विभाजित कौन सा बड़ी से बड़ी, तो 24 में भी 6 से भी हो रहा है, 12 से भी और 24 से भी हो रहा है, लेकिन हमसे बोला है बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है 33 नंबर, बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्या के गुणनफल को विभक्त करता हो, सेम ऐसा ही सवाल है। चलिए तो इसको फिर से बनाते हैं। तो 4 क्रमागत प्राकृत सम प्राकृत संख्या, सम संख्या 4 लेना है तो 2 4 6
और 8 ले लेते हैं। अब देखते हैं इस चारों ऑप्शन में से किस में भाग लगता है। जिस अगर 2 से ज़्यादा में भाग लगेगा तो उसमें से बड़ी संख्या लेंगे। क्या इस पूरे संख्या के गुणनफल में 16 से भाग लगेगा? बिल्कुल, 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16, 16 से भाग लगेगा। क्या इस पूरे गुणनफल में 24 से भाग लगेगा? 6 चौके 24 है तो 24 से लगेगा। 48 से लगेगा, 8 छके 48 है, 48 से भी लगेगा। 96 से लगेगा, अगर हम नीचे 96 रख ले तो क्या कटेगा पूरा पूरा, तो ये 8 से 96 12 बार में, 12 से 3 बार में, 3 से 6 2 में, बिल्कुल सारा संख्या इससे कट रहा है। तो हमसे बोला है बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या, तो बड़ी से बड़ी इन चारों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो 96 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है 34 नंबर, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? हम लोग शुरू के सवाल में ही देख चुके हैं एक फॉर्मूला, प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। n की जगह क्या यूज़ कर लेंगे? 100, तो 100 और 100 में एक जोड़ लेते हैं, 101 और बटे में हो गया 2, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, 101 और 50 को गुना कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 50 50 50 50 आ जाएगा। चलिए तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, छोटी से छोटी अभाज्य या रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को कहते हैं, प्राइम नंबर हमसे पूछा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और एक मात्र सम संख्या है 2 जो अभाज्य संख्या है। बाकी दुनिया का कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रमिक अभाज्य संख्या है, मतलब लगातार अभाज्य संख्या, 1 और 2, एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, 2 और 3 हाँ बिल्कुल है, क्रमिक भी लगातार है और 2 और 3 अभाज्य संख्या भी है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्रमिक का मतलब लगातार होता है, एकदम एक के बाद दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 तक अभाज्य संख्या है। 100 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं? तो 100 तक में ये ध्यान में रखना है, नहीं तो हम लोग काउंट ही करते रह जाएंगे। 100 तक में अभाज्य संख्या 25 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 2 अंकों के बाद 10, 10 के बाद क्या होता है? 11, 11 एक अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? चलिए ये तो हमें निकालना पड़ेगा, 30 और 50 के बीच, 30 के बाद का अभाज्य संख्या 31, 31 के बाद का 33 तो है नहीं, 35 तो है नहीं, 37, 37 के बाद का 39 तो है नहीं, 41, 41 फिर 43 फिर 45 है नहीं, फिर हो जाएगा 47, 50 तक में बोला है, टोटल कितना हो गया? 3 2 5 हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? भाई अभाज्य संख्या नहीं है कौन सी? जिसमें किसी से भाग लग जाए तो चारों ऑप्शन में से 33, 33 में 11 से भाग लग जाता है ना, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, जब भी ये प्रथम 10 सम संख्याओं का योग पूछे, प्रथम शुरू से 10 संख्याओं का योग पूछे तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? तो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब प्रथम रहे, प्रथम 10 20 30 ये रहे तब। तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 प्लस 1 11, ये 10 और गुना 10 प्लस 1 11, 11 दहें कितना हो जाएगा? 110, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग पूछा है। अब जब भी विषम संख्याओं का योग पूछे और प्रथम होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए, तो विषम संख्याओं का योग होता है n का स्क्वायर। लेकिन हाँ ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब प्रथम होना चाहिए, प्रथम 10 20 30 40 50 ये होना चाहिए। चलिए तो 11 है ना, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है? सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो, मतलब दोनों में कॉमन कुछ ना हो। अगर इस दोनों में देखें तो कॉमन 7 है, इस दोनों में भी कॉमन 4 है, 8 है, इस दोनों में कॉमन 5 है, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन 1 है। तो क्या हो जाएगा? 10 21 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्या में ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकता है, बस उसका HCF जो है ना, सहअभाज्य संख्या में HCF 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन कुछ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि P44 नंबर, P तथा P बाई Q एक संख्या का रूप है जो P तथा Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है तो संख्या है। तो सीधे परिमेय संख्या का परिभाषा दे दिया है, जो P बाई Q के रूप में रहता है और Q 0 नहीं है तो होगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होगा? जैसे √2, मतलब इसका एग्जैक्ट मान नहीं है,
रूट 2 का मान अगर निकालते हैं तो एग्जैक्ट मान नहीं, निकलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या होता है, बाकी सारे संख्या परिमेय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पर पावर 3, 12 पर पावर 3, 14 पर पावर 3 के गुणनखंड में रूढ़ संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कितने हैं? तो अगर हम देखें 4 में अभाज्य संख्या कौन सा है? 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ना, 2 पे पावर कुछ आएगा, तो एक अभाज्य संख्या 2 मिला। 12 को तोड़ेंगे तो 2 में टूटेगा और 3 में, 4 तिया 12 होता है। 4 को तो 2 में 2 गुना 2 लिख सकते हैं, साथ ही साथ 3 है तो एक और अभाज्य संख्या मिला इसमें 3। और 14 को 2 गुना 7 लिख सकते हैं, 2 तो हो ही गया और एक और अभाज्य संख्या है 7। तो इसमें कुल कितने अभाज्य संख्या है? तो 3 अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल है, 5 और 20 के बीच रूढ़ संख्याओं का योग क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, 5 और 20 के बीच में सारी अभाज्य संख्याओं को लेते हैं और उसको जोड़ना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, देयर इज नो चारा। चलिए, तो 5 के बाद का अभाज्य संख्या कौन सा है? 5 के बाद का 7 हो जाएगा, फिर 9 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 13 के बाद 17 हो जाएगा, फिर 17 के बाद 19 हो जाएगा। बस इतना ही, इन सब को हम लोग जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 13 7 हो गया 20, 20 और 21 10, 31 और 10 41, 41 और 7 हो जाएगा 41, 7 48, 48 10 58, 58 और 9 कितना हो जाएगा? 67, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 47 नंबर, निम्न में से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब पी बाई क्यू होना चाहिए। अभी तुरंत हमने चर्चा कर रखा है, रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, रूट 3 का भी नहीं होता है, रूट 5 का भी नहीं होता है, कभी अंक खत्म ही नहीं होगा दशमलव में। तो रूट 4 का क्या होता है? रूट 4 का होता है 2। और नीचे कोई एक संख्या है, कौन सा संख्या पता नहीं, ए है, और ए बोला है कि 0 नहीं है, बस वही तो चाहिए, ए 0 नहीं है तो यही क्या है? तो एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, 2 अपरिमेय संख्या जिसका गुणनफल परिमेय है, मतलब कोई 2 अपरिमेय संख्या को गुना करना है और वो परिमेय आना चाहिए। रूट 2 रूट 4 को गुना करेंगे तो रूट 6 आएगा, रूट 6 का एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है। रूट 2 रूट 3 को गुना करेंगे रूट 6 आएगा, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। रूट 4 रूट 5 को गुना करेंगे रूट 20, उसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। रूट 2 को गुना करते हैं तो सिर्फ 2 मिलता है, और 2 एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है। एक संख्या है अपने 3/4 मतलब 3/4 से 13 अधिक, अधिक हो या कम हो इसके बीच का अंतर होता है। तो अधिक हो या कम हो दोनों के बीच का अंतर होता है। यहाँ से अंतर देख लेते हैं कितने का है। 1 में से 3/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 में कभी भी माइनस करना हो किसी को तो नीचे 4 है तो 4 ही रखेंगे, इसी दोनों को माइनस करके 1 रख लेते हैं। और यहाँ से 1/4 अधिक है और सवाल से 13 अधिक है, इसका मतलब 1/4 बराबर है 13 के, तो कोना कोना गुना कर लेते हैं, 13 चौके 52, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 3√3 का परिमेयकरण गुणनखंड क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। अच्छा, परिमेयकरण गुणनखंड रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है, हमें कह सकते हैं कि परिमेयकरण किसका करते हैं? रूट को हटाने के लिए करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए किसको हटाना पड़ेगा? रूट 3 को। तो वही हमसे पूछा है कि परिमेयकरण गुणनखंड कौन सा है, तो रूट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, 1010 को रोमन पद्धति में लिखना चाहिए। रोमन पद्धति है, 1000 को हम लोग लिखते हैं एम, 1000 को एम लिखते हैं, और 10 को क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? mx, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है MCMXC। अच्छा, M तो 1000 होता है और C, जब M से पहले C होता है 100, M से M तो हो गया 1000, M तो हो गया 1000, उसके बाद क्या है? MC, M के पहले C लगाए ना, C होता है 100 और M के पहले लगाओ, इसका मतलब 1000 में से 100 कम है, 1000 में से 100 कम है, क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। फिर उसके बाद है XC, C से पहले C होता है 100 और 100 के पहले x लगा हुआ है, 100 के पहले x लगा हुआ है, इसका मतलब x 10 कम है, x 10 कम है तो कितना हो जाएगा? 90। तो 1990, 1990, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 910 को रोमन पद्धति में लिखिए। 910, एक काम करते हैं, 1000 को लिखते हैं m, और उसके पहले लगा दें, उसके पहले उसके पहले लगा दें c, तो cm हो गया 900, और फिर 10 है, 10 के लिए हम लोग x लगा देते हैं, cm x हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है कि इसमें इस संख्या में 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो 6 है कहाँ, 6 है यहाँ पर, 6 है यहाँ। 6 के बाद कितना संख्या है, 6 के बाद 3 संख्या है, तो 6 पर 3 जीरो लगा देते हैं, 6 पर 3 जीरो, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पर। 7 के बाद कितनी संख्या है, 7 के बाद 3 संख्या है। 7 के बाद 3 संख्या का मतलब है स्थानीय मान हो गया 7, और जातीय मान का मतलब होता है वो खुद। 7 का जातीय मान वो खुद है, तो बोला इसका अंतर, मतलब दोनों को माइनस करके रख लेते हैं। 7000 में से 7 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 6993। अब हमसे 56 नंबर सवाल में पूछा है, ये दशमलव में दे रखा है 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो 4 का स्थानीय मान ये देखते हैं, पहले तो 4 रखते हैं। 4 का स्थानीय मान 4, 4 कितने नंबर प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इधर दशमलव से अगर गिनती करें तो 3 अंक के बाद है, इसका मतलब नीचे में हजार में, नीचे 1000 पड़ेगा, बटे में 1000 पड़ेगा। तीसरे स्थान पर है तो नीचे 3 जीरो पड़ेगा। 1/1000 का मतलब क्या होता है, 3 जीरो है ना, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2 और 3 अंक के बाद पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। जैसे अगर 5 का स्थानीय मान पूछते, 5 तो यहाँ रहता ही रहता है, 5 चौथे नंबर पर है ना, चौथे नंबर पर तो 1 2 3 4, मतलब 5 के पहले 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना। एक तो ये हो ही गया, 2 3 4 यहाँ पर लगा देते हैं, तो 0.0005 हो जाता 5 का स्थानीय मान। अगर इधर दशमलव से इधर वाले का किसी का भी पूछता, 7 का पूछता तो 7, और 2 का पूछता तो 20, जैसे इन सब में बनाते थे वैसे ही दशमलव के बाद के लिए ये सारा काम करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है 57 नंबर। सवाल ये है कि ये सारा संख्या दे रखा है का इकाई अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अच्छा, इस स्टार के स्थान पर पूछा है। अगर हम ये देखें, 9 गुना 6, 9 छक्के 54, 54 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 4। फिर यहाँ पे इकाई अंक में 4, 4 और 4 हो जाएगा 16, 16 का इकाई अंक क्या मिला, 6। अब हमसे ये कह रहा है इकाई अंक तो 6 मिला, अब कह रहा है इस स्टार की जगह पर हम लोग क्या रखें, तो इकाई अंक क्या मिले, 2 मिले। अब हम देखते हैं, अगर स्टार की जगह 2 रख लेते हैं तो 6 गुना 2 12, 12 का इकाई अंक 2 है, लेकिन ऑप्शन में तो 2 है नहीं। दूसरा देखते हैं, 6 2 की जगह अगर हम लोग 7 भी रख लेते हैं, ये अगर 6 है और स्टार की जगह अगर हम लोग 7 रख लेते हैं, 6 7 42, 42 का इकाई अंक क्या होता है, 42 का इकाई अंक 2 होता है। इसका मतलब हम 2 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन में 7 तो हमारा है, 7 हम उत्तर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 5 9 गुने 4 स्टार गुने ये सारा संख्या दे रखा है, इकाई के स्थान पर आने वाला अंक 7 है। अच्छा, इन सब को गुना करते तो इकाई अंक पे 7 आता है, तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 9 चौके 9 है, 4 है, सॉरी 9 9 है, 7 है, 3 है और एक स्टार है, तो 7 21, 21 का हो गया इकाई अंक 1। 1 गुना 9 करते हैं 9। अब 9 है और स्टार की जगह पर हम लोग क्या रखें कि इकाई अंक दे 7, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 9 तिया 27 का इकाई अंक बनेगा 7। और कोई अंक रख सकते हैं क्या, बाकी किसी अंक रखने पे 7 तो नहीं आएगा, तो इकाई अंक की जगह हमें यहाँ स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा 59 नंबर सवाल है, यदि n एक सम संख्या है तो n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 निम्न में से किससे विभक्त होगा। ध्यान से समझना है, n बोला एक सम संख्या, तो इस वाले भाग में n का कोई भी एक सम संख्या रखते हैं, जैसे n बराबर 2 ही रखते हैं, तो क्या होगा 2 और 2 और 1 3, 2 और 2 4, इन सबको गुना करते हैं, 4 तिया 12, 12 9 24, 24 किससे भाग लगेगा, इस चारों में से 24 में 24 से भाग लगेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर। यदि n एक विषम संख्या है तो संख्या n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा। अब कह रहा है n एक विषम संख्या है, इसका मतलब n की जगह एक विषम संख्या रखते हैं, कोई भी रखते हैं, 3 ही मानो रखते हैं, 3 रखते हैं तो n की जगह पर आएगा 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, क्या आ गया 8 तिया 24। अब देखते हैं 24, चारों ऑप्शन में 24 में किससे भाग
24 में सिर्फ 3 ही ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन में 24 में 24 से भाग लगेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए विशेष आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पहले एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।